ये एक इम्पोर्टेंट चीज है। क्या बताया फिर से, मैं जरा रिपीट कर देता हूं, देखो ध्यान दो सर। हाँ, फिर से सर वो और बाद में क्वेश्चन पूछो। क्या प्रिंसिपल लगाया हमने? इन वेज कंस्टेंट में बेटे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन कांटेक्ट इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कांटेक्ट। कौन सी दिशा में? जहां पर कांटेक्ट हो रहा है उसको परपेंडिकुलर दिशा में उनके कंपोनेंट्स, किसके कंपोनेंट्स? डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट, वेलोसिटी का कंपोनेंट, एक्सेलरेशन का कंपोनेंट, सारे कंपोनेंट्स इक्वल हो जाएंगे। कौन सी दिशा में? परपेंडिकुलर टू द सरफेस इन कांटेक्ट, उस दिशा में वो सेम है, इक्वल है। तो इसको समझाने के लिए फिर मैंने क्या बोला आपको, तो इसलिए यहां पर लिखा हमने, देखो ऊपर। तो ये है आपका वेज और ये रॉड, इसको ये सरफेस कांटेक्ट का सरफेस, उसको परपेंडिकुलर एक रेड लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया, और यहां पर लिखा कि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के कंपोनेंट्स कौन सी दिशा में? अलोंग लाइन परपेंडिकुलर टू द सरफेस इन कांटेक्ट, मतलब रेड लाइन, है ना? मस्ट बी सेम, उस दिशा में सेम होनी चाहिए सारे कंपोनेंट्स। इसका मतलब रॉड का एक्सेलरेशन था a1, रॉड का एक्सेलरेशन था a1, उसका कंपोनेंट लिया हमने कौन सी दिशा में? रेड दिशा में। उसका कंपोनेंट कौन सी दिशा में? बोलो बोलो बोलो, रेड वाली दिशा में। तो उसका कंपोनेंट रेड वाली दिशा में a1 cos थीटा, ये किसके बराबर रहना चाहिए? ये बराबर रहना चाहिए वेज के कंपोनेंट के बराबर। कौन सी दिशा में? रेड की दिशा में। ये a2 का कंपोनेंट कितना? a2 sin थीटा। तो a2 sin थीटा कंपोनेंट के बराबर कौन रहना चाहिए? a1 cos थीटा रहना चाहिए, ये इसका मतलब है। अब पूछो डाउट क्या है आपको? यस सर, क्लियर। a1 by a2 equals to tan थीटा, तो a1 equals to a2 tan थीटा। उसी तरह v1 equals to v2 tan थीटा, उसी दिशा में x1 equals to x2 tan थीटा। क्लियर? यस सर। लिख लिया सर। जी, तो इस तरह से इसको आपको समझना है। तो चलिए इसके ऊपर एक क्वेश्चन हो जाए। यस सर। चलो हाँ सर। एक बढ़िया क्वेश्चन आपको दे रहा हूं। नहीं लेना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से, दिख रहा है क्वेश्चन? यस सर। हाँ सर। यहां पर एक रॉड रखा हुआ है, ये एंगल है 60 डिग्री, ये भी एंगल है 60 डिग्री। ये दो वेजेस हैं जो ग्राउंड पे रखे हुए हैं, और ये मूवेबल वेजेस हैं दोनों के दोनों। और अब आपसे पूछा है कि भाई अगर ये रॉड
नीचे आने लगे, if this rod descends down with acceleration g by 3, if the rod descends with g by 3, then find acceleration of each wedge. कर सकते हो? Yes, sir. सर कुछ हिंट दो ना सर, क्या करना है? वेज कंस्ट्रेंट यूज करना है, बस बात खत्म। कोई फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। मतलब वो सर A1 इज इक्वल टू A2 tan थीटा। यस, ये दोनों वेजेस जो है वो सेम है, सिमिलर है, एम और एम के ही है। तो एकदम सिंपल, रॉड का एक्सेलरेशन नीचे है तो वेज का एक्सेलरेशन पीछे होगा, A2, और इसका जो कंपोनेंट इधर वही इसका कंपोनेंट इधर, ये दोनों कंपोनेंट सेम होने चाहिए। तो ये एंगल रहेगा आपका, ये 60, तो ये भी 60, तो इधर कंपोनेंट लेना है ना हमें, ओके। तो ये 60, तो ये A2 sin 60, और ये हो जाएगा g by 3 cos 60। तो मैं फिर से वही प्रोसेस कर दिया, मतलब डायरेक्टली भी यूज कर सकता हूं, लेकिन मेन मुद्दा क्या है कि कंपोनेंट्स लेने हैं आपको, तो इसलिए मैं लिख रहा हूं कि g by 3 cos 60 भाई साहब इक्वल्स टू A2 sin 60। क्लियर ना? हो गया, वही आएगा, साइन बाय टैन, साइन बाय कॉस टैन आएगा, वही बात है, एक ही तो बात है। तो ये g by 3 √3 by 2 A2 1 by ये 1 by 2 सॉरी 60 है ना, ये 1 by 2, ये √3 by 2, तो कैंसिल, A2 आएगा g अपॉन 3। इसको अप्रोक्सीमेटली भी कर सकते हैं या फिर ऐसा भी रह सकते हैं, कोई बात नहीं। समझ में आया A2? हाँ सर समझा। हाँ सर। तो दोनों के दोनों वेजेस पीछे जाएंगे, ये भी पीछे जाएगा, ये भी पीछे जाएगा, और दोनों सेम ही एक्सेलरेशन से पीछे जाएंगे, g अपॉन 3√3 इतने से पीछे जाएंगे। ठीक है? यस सर, वो tan थीटा से जल्दी आएगा सर। हाँ, लेकिन उसमें याद रखना पड़ेगा आपको कि A1 किसका, A2 किसका। हाँ सर। हाँ, और अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन दूंगा तो उसमें डायरेक्टली नहीं लगा सकते। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन में देने जा रहा तो उसमें डायरेक्टली नहीं लगा सकते आप, आपको वही कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। डायरेक्ट फॉर्मूला याद मत करना, A1 इक्वल्स टू A2 tan थीटा, ये फॉर्मूला मत याद रखना, प्रिंसिपल याद रखना। प्रिंसिपल क्या था कि जो सरफेसेस कांटेक्ट में है उसको परपेंडिकुलर दिशा में वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन के कंपोनेंट्स इक्वल हो जाते हैं, ये इसका कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को याद रखना है हमें, ठीक है? यस सर। यस।
चलिए अब आगे बढ़ू मैं। हो गया, ये लिख के हो गया ना? यस सर। अब एक काम करिए, अब ढूंढिए, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। यहां पर इस तरह से यहाँ पर 2 रॉड्स है बेटे, एक वेज के ऊपर, और ये रेस्ट्रिक्टेड है, हॉरिजॉन्टल दिशा में नहीं जा सकता, और ये भी रॉड रेस्ट्रिक्टेड है, हॉरिजॉन्टल दिशा में नहीं जा सकता। ठीक है, बस वर्टिकल दिशा में ही ये मूव कर सकते हैं दोनों के दोनों रॉड। इसका मास है 2m, इसका मास है m, ये एंगल है 60 डिग्री, ये एंगल है 60 डिग्री। ठीक है जी, आपसे पूछा है if the wedge starts moving horizontally with acceleration a equals to 2 meter per second square, if wedge moves towards right with acceleration 2 meter per second square, find the accelerations of both rods. ठीक है, ये एक्चुअली ना, ये थोड़ा सा ड्रॉ करने में थोड़ा गलत हो गया। ये थोड़ा सा ठीक कर रहा हूं मैं, मतलब ये ऐसा लग सकता है कि ये मूव करेगा ही, ये थोड़ा, हाँ, तो इसको थोड़ा सा सुधार रहा हूं। बाकी कुछ नहीं, बाकी सब सेम ही है। ये 2m है आपका। ठीक है, अब ठीक है, चलो बताएंगे कोई? देखो यार कैसा क्वेश्चन है। चलिए बताइए। अच्छा इतना तो बताओ कि m किधर जाएगा? m ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा? साइड जाएगा, हाँ? ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा। m ऊपर जाएगा, नहीं समझे? ऊपर जाए। और 2m किधर जाएगा? समझे समझे सर? ना सर? नीचे। 2m नीचे नीचे आएगा। वेरी गुड। हाँ चलो आगे बोलो। यस, एनीबॉडी? अरे बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, एकदम आसान सा क्वेश्चन है। आपको बस प्रिंसिपल लगाना है। कौन सा प्रिंसिपल? कि
कांटेक्ट वाले सरफेस को परपेंडिकुलर एक ड्रॉ करो, उस परपेंडिकुलर की दिशा में दोनों के कंपोनेंट्स ले लो, वो इक्वल होने चाहिए, बात खत्म। यस और नो? यही प्रिंसिपल है। तो चलो मैं लगाकर दिखाता हूं। ये पहले ये सरफेस इन कांटेक्ट ऐसा है, तो इसको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। चलो ये परपेंडिकुलर है ग्रीन वाला, इस ग्रीन के अलोंग कंपोनेंट्स इक्वल करने हैं हमें, ग्रीन के अलोंग कंपोनेंट्स इक्वल करने हैं। यस और नो? तो इसका एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड, इसका एक्सेलरेशन a1 मान लेते हैं। तो मुझे क्या करना है, ये a का कंपोनेंट लेना है इस दिशा में। तो a का कंपोनेंट इस दिशा में कौन होगा, इधर कौन होगा? ये एंगल है 60, तो ये A sin एंगल 60। बना 60, तो ये बना 30, मतलब ये ऊपर वाला 60 बन जाएगा। नहीं समझे? तो a का जी ये सर। 60, तो ये भी 60, तो ये इधर a का a कंपोनेंट a cos 60 और इधर कौन होगा, a sin 60। उसी तरह a1 का एंगल देखो, तो ये 60, तो इसको एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो ये भी 60, तो ये भी 60 है ना, तो ये 60 बन जाएगा। क्या ये समझ में आ रहा है सबके? ये बस आपको पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर 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 इस एंगल को किसी ना किसी तरीके से ढूंढना है बस। ये एंगल 60, तो ये a1 sin 60, तो इसीलिए a1 sin 60 should be equals to a cos 60, और नहीं a sin 60 आया है क्या? कोई एंगल गड़बड़ हो गया क्या अपने से? ये एंगल 60, तो ये एंगल हाँ, तो a cos 60 a sin 60, ये तो सही है भाई। कुछ गड़बड़ हो गया क्या? a sin 60 ये cos आना चाहिए ना, कुछ तो गड़बड़ कर रहा हूं मैं, एक मिनट। ये एंगल है, तो ये एंगल ये 60, हाँ ओके, ये 60 नहीं आएगा, ये 60 आएगा, सॉरी जी, तो ये cos आएगा। ये थोड़ा मैंने कम स्पेस में वहां पर लगा दिया। यहां पर बताऊं, नीचे बता रहा हूं। ये आपका a1 ऊपर, और ये रहा इंक्लाइन प्लेन। ये है इंक्लाइन प्लेन, और हमें कंपोनेंट लेना है इस दिशा में, और ये एंगल दिया है 60। ये दिया है 60, क्यों भाई? तो अगर मैं हॉरिजॉन्टल यहां पर एक ड्रॉ कर लूं, है ना, तो क्या ये 60 बनेगा? बिल्कुल। तो ये 30, तो क्या ये 60 बनेगा? तो क्या इसका मतलब ये a1 cos 60 बनेगा? तो ये a1 cos 60 बनेगा, ठीक है? ठीक है, तो sin 60 की जगह cos 60। यस, a1 cos 60 इक्वल्स टू a sin 60। ये एंगल एंगल का खेल है सब, और इसीलिए a1 ये cos 60 हाफ इक्वल्स टू a कितना दिया है 2 sin 60 √3/2। ये 2 कैंसिल, आंसर आया a1 इक्वल्स टू 2√3। क्या ये समझ में आया जी? हाँ सर। हाँ सर, समझा। हाँ जी। थोड़ा एंगल एंगल खेलो इसमें।
ठीक है। और ये ऊपर जाएगा तो ये 2m होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, इसके मासेस कुछ भी रहने दो, m रहने दो, 2m रहने दो, 4m रहने दो, ये जितने एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा और ये एंगल दोनों अगर सेम है 60-60, तो ये उतने ही एक्सेलरेशन से नीचे आने वाला है। तो जो a2 रहेगा नीचे की तरफ वो उतना ही रहेगा 2√3, बस अपोजिट दिशा में रहेगा, बात खत्म। ये बस अपोजिट दिशा में रहेगा, उसके उतना ही रहेगा, 2√3 रहेगा। मास के ऊपर कुछ डिपेंड नहीं करता, मास के ऊपर कुछ भी डिपेंड नहीं करता, ये ध्यान रखना होगा। क्लियर? सर यस सर। हाँ सर क्लियर है। इस तरह, तो इस तरह से इसके प्रॉब्लम्स को आपको सॉल्व करना है। क्या ये समझ में आया? इसमें कोई भी दिक्कत है तो पूछिए जरा, कोई दिक्कत है समझ में आने में इसमें? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कंपोनेंट्स लेने में थीटा कहाँ पे लगाना, इसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है सर। हाँ, तो इसीलिए उसको अलग से ड्रॉ करिए। देखो मैंने कैसे अलग से ड्रॉ किया है, ऐसे अलग से ड्रॉ करिए आप इसको, अलग से ड्रॉ करके पैरेलल लाइंस ड्रॉ करने हैं। ये पैरेलल, इसको पैरेलल ये ड्रॉ कर दी तो ये 60, तो ये भी 60, ये बचा हुआ 30, तो बचा हुआ ये 60, ऐसे। ठीक है, इस तरह यस से सर। इसको करना है। तो आज यहीं रुक जाते हैं, ठीक है। यस सर।